प्रजापति। आज क्रिमिनल्स में मुर्दे ने कैसे किया स्टिंग ऑपरेशन, उसका खुलासा करेंगे। यह मुर्दा नकली नोट छापने में माहिर है। फेक करेंसी के सौदागर की इनसाइड स्टोरी के साथ होगा कंप्लेंट, किडनैपिंग और कत्ल। कैसे एक कॉल ने खोला हत्यारे किडनैपर्स का राज, यह भी दिखाएंगे। 3 साल पहले रेप के झूठे केस में एक बेगुनाह को फंसाया गया और 3 साल बाद एक ऐसा फैसला आया जो नजीर है। 68 दिन से लाश की तलाश कहां, यह भी दिखाएंगे। आखिर क्यों बीजेपी नेता सना मर्डर मिस्ट्री में लाश का अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। आज क्रिमिनल्स में एक ऐसा कॉल जिस पर दहशत दिखाई गई, जिस कॉल पर कहा गया 2 लाख दो वरना उसे मार देंगे, और 4 दिन बाद अगवा हुए शख्स की लाश मिलती है। आखिर किडनैपिंग और मर्डर की मिस्ट्री क्या है, आप जानकर दंग रह जाएंगे। अगवा हुए शख्स की उसी दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई। कत्ल क्यों हुआ, यह खुलासा होश उड़ा देगा। दो लाख दो वरना किडनैपर के कॉल की दहशत। 5 दिन बाद नहर में मिली लाश। 2 किडनैपर 2 लाख की फिरौती। इंतकाम में शूटआउट, मर्डर। 3 तारीखें। पहली 6 अक्टूबर सुबह के करीब 11 बजे लल्लू कुशवाहा घर से निकले और लापता हो गए। तारीख 7 अक्टूबर दोपहर के करीब 3:10 का वक्त, तब एक कॉल आया। ये कॉल सुनकर लापता लल्लू कुशवाहा के घर वालों के होश उड़ गए। ये कॉल किडनैपर्स का था। किडनैपर ने 2 लाख की फिरौती मांगी थी और धमकी भी दी थी कि फिरौती नहीं मिली तो लल्लू कुशवाहा को जान से मार देंगे। छतरपुर के झिकमऊ गांव में अपहरण की यह वारदात हुई। ये दिनांक 6 तारीख को ग्राम झिकमऊ जो थाना महाराजपुर में आता है, इसमें एक लल्लू कुशवाहा नामक 28 वर्षीय युवक है जो कि घर से कहीं बाहर जाने को बोल के अपनी बाइक पे निकला और उसके बाद लौट के नहीं आया। 7 तारीख को इसके परिजन थाने में आए, जिसपे से इसकी गुमशुदगी की कार्रवाई थाना महाराजपुर में की गई और उसके बाद पुलिस इसको ढूंढने में लग गई। इसी बीच में इसके पिता को मृतक के मोबाइल से एक फ़ोन आया और उसमें 2 लाख रुपए की मांग की गई। परिवार वाले पहले ही लल्लू की गुमशुदगी की रिपोर्ट महाराजपुर थाने में दर्ज करा चुके थे। फिरौती की कॉल की खबर लापता लल्लू के घर वालों ने पुलिस को दी। आखिर किडनैपर्स कौन थे, क्यों लल्लू को किडनैप किया गया, क्या किसी पुरानी रंजिश में कैद था किडनैपिंग का राज। इधर पुलिस को किडनैपर का सुराग नहीं मिला और उधर एक ऐसी खबर आई जो दिल दहला देने वाली थी। ये खबर थी नहर में लाश मिलने की। लल्लू कुशवाहा की गोली मारकर हत्या की गई थी। लाश को देखकर यह जाहिर हो रहा था लाश 2-3 दिन पुरानी है। तो क्या जिस दिन किडनैपिंग की गई उसी दिन गोली मारकर लल्लू कुशवाहा की हत्या कर दी गई थी। अंततः एक मुखबिरी आई कि उस व्यक्ति का पता चला जिसने फ़ोन लगाया था। जब पुलिस ने उसको लेके पूछताछ की कड़ाई से, तो उसने ये बताया कि घटनाक्रम में जो मूल व्यक्ति है, जो मास्टरमाइंड है और जिसने घटना की है, वो झिकमऊ का ही रहने वाला एक अन्य युवक है। सवाल ये भी कि क्या लाश की फिरौती मांगी जा रही थी। पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि लल्लू कुशवाहा की हत्या उसी दिन किडनैपर्स ने कर दी थी और फिर लल्लू कुशवाहा के मोबाइल से ही घर वालों को कॉल करके फिरौती मांगी गई थी। किडनैपर और लल्लू एक ही गांव के रहने वाले हैं। मुख्य आरोपी अभिषेक यादव और उसका साथी रविंद्र यादव ने इस वारदात को अंजाम दिया। कैसे, ये सुनिए। आज जब उसको पकड़ा गया तो उसने अपना हत्या करना स्वीकार किया और उसकी निशादेही पे, उसके बताए स्थान पे एक जो नहर होती है, नहर की पुलिया के नीचे झाड़ झंकाड़ है, वहाँ पे बॉडी मिल गई है और इसमें 2
गोलियां उसके गले में मारी गई हैं। जिस कट्टे से गोली मारी थी वो कट्टा भी बरामद हो गया है। इस किडनैपिंग के पीछे इंतकाम की कहानी को भी सुनिए। हत्या की जो वजह सामने आई है उसके मुताबिक मुख्य आरोपी ने जो बताया है कि मृतक के पिता ने वन विभाग में इनकी कंप्लेंट एक की थी 6-7 महीने पहले। जो खेत है, खेत में तार हैं, उसमें एक नील गाय मर गई थी। संभवतः इन्होंने करंट बिछाया हुआ था और इस बात की रंजिश वो पाले हुए था। और 1-1.5 महीने पहले जब कट्टा इसके हाथ में आया तो फिर इसने 6 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया। साथ ही घटना करने के बाद ये और इसका एक और साथी जिसने फ़ोन किया था, इनके मन में लालच भी आ गया कि फ़ोन करके पैसे आ जाएंगे और दूसरा पुलिस गुमराह भी हो जाएगी कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये फिरौती के लिए अपहरण का है और इन पर शक नहीं करेगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंतकाम में किडनैपिंग और मर्डर की ये वारदात होश उड़ाने वाली है। छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब अगली रिपोर्ट की शुरुआत सवाल के साथ। क्या कोई मुर्दा स्टिंग ऑपरेशन कर सकता है? दूसरा सवाल, क्या कोई मुर्दा नकली नोट छाप सकता है? नकली नोट छापने की इस पहेली का जवाब जानने के लिए आपको यह खुलासा देखना होगा। नकली नोट के सौदागर का शातिर दिमाग देखकर आप दंग रह जाएंगे। जो नकली नोट की डीलिंग करता है और सूत्रों की माने तो उसे कैमरे में भी कैद कर लेता है और हल्दी के जरिए गोलमाल करता है। क्यों उसने खुद को बना दिया मुर्दा? यह रिपोर्ट देखिए। मुर्दे ने छापे नकली नोट। कर्जा उतारने के लिए नोट वाली चाल। शातिर जालसाज जिसने बदली पहचान। फेक करेंसी का सौदागर वो। असली नकली नोट का खेल कितने राजदार। एक मुर्दा जिसने किया स्टिंग ऑपरेशन। जो आपको नजर आ रहा है वो सरकारी फाइल में मुर्दा है। एक मुर्दे की अजब पहेली है जो जितना शातिर है उतना होशियार भी। हर कदम फूक फूक कर रखता है। एक मुर्दा जिसका पेशा है नकली नोट छापना। सूत्रों की माने तो वो स्टिंग ऑपरेशन भी करता है। असली नाम राजेश बिरपते है जो बैतूल का रहने वाला है, लेकिन अब राजेश अशोक चौहान बन गया है। यही है इस मुर्दे की पहेली। कुछ व्यक्ति नकली नोट चला रहे हैं मार्केट में और उनके द्वारा काफ़ी सारे नकली नोट बनाए जा रहे हैं। तो इस सूचना की तस्दीक में अन्नपूर्णा पुलिस को एक टीम गठित करी गई और लगाया गया, जिस पर से एक व्यक्ति के बारे में पता चला। उस व्यक्ति को घेराबंदी करके पकड़ा गया, उससे पूछताछ करी गई। पूछताछ करने पर उसने अपने कुछ दोस्तों के बारे में बताया, जिनकी मदद से ट्रेस करते करते हम एक फ्लैट पर पहुंचे। नकली नोट का सप्लायर सरगना जिसने मार्केट में नकली नोट खपाए। बकायदा इसकी एक गैंग है। इंदौर के अन्नपूर्णा इलाके में एक फ्लैट पर धावा बोलकर पुलिस ने इस गिरोह का खुलासा किया था। तब खुद को मुर्दा बताने की कहानी भी सामने आई थी। राजेश ने खुद को अशोक चौहान बताया था। अशोक चौहान के नाम से आईडी बनाई थी। उस फ्लैट पर हमने देखा कि लगभग 3 से 4 प्रिंटर, कुछ बड़े और कुछ छोटे, वहां पर इंस्टॉल्ड थे और उसमें लगातार जो करेंसी हैं, अपनी इंडियन करेंसी, उसके फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंट किए जा रहे थे, 500 रुपीज़ के नोट्स। तो उससे पूछने पर कि ये किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि ये फेक इंडियन करेंसी नोट्स लगभग 1 से 1.5 साल से वो बना रहा है और उसको कई डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से पब्लिक में सप्लाई भी किया है। राजेश बेहद शातिर है, जिसके पास वो मशीन भी मिली जिससे वो खुद ही अपने बनाए नकली नोट की जांच परख करता। जांच परख ऐसे कि मार्केट में जब ये नोट खपाए जाते तो कोई शक ना कर सके कि ये नकली नोट है। उसके पास से हमें 4 प्रिंटर्स मिले हैं और नकली नोट्स बनाने के लिए जो पेपर इस्तेमाल होता है, लगभग 50 लाख रुपए तक के नोट्स बनाने के लिए का पेपर मिला है।
लगभग 1,60,000 रुपये के बने हुए नोट्स मिले हैं। जो नोट में थ्रेड लगता है वो, लेटेंट इमेज लगाने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो, यहाँ तक कि नोट को चेक करने के लिए जो मशीन्स होती हैं बैंक्स में, वो वाली मशीन भी उसके पास मिली है, जिसके माध्यम से ये नोट को चेक करता था बनाने के बाद में कि ये पास होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक कि जिसे ये नकली नोट सप्लाई करता उसका स्टिंग ऑपरेशन भी कर लेता। अब ऐसा क्यों? तो इसकी भी जांच चल रही है। क्या इसलिए कि वो उन पर दबाव डाल सके? पूरा मैन्युफैक्चरिंग का और ये नोट्स प्रिंटिंग का काम चल रहा था। ये एक मुख्य आरोपी है राजेश बरपेते, जो मुख्यतः बैतूल का निवासी है। ये मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके पास से ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इसके पास 2 आइडेंटिटीज़ हैं। एक राजेश बरपेते के नाम की आइडेंटिटी है जो कि भोपाल बैतूल का निवासी है, और दूसरा अशोक चौहान के नाम की आइडेंटिटी है। इसके पास से इसके ही नाम का एक डेथ सर्टिफिकेट भी मिला है, जिसके ये प्रूव होता है कि इसने 2 आइडेंटिटीज़ के साथ में काम किया है। इससे इसकी भूमिका पूर्णतः संदिग्ध पाई गई है। अब एक और खुलासा सुनिए। हल्दी में 500 के नकली नोट को डालता, जिससे नोट पुराने लगे, यानी सारी तिकड़म लगा देता। नकली नोट सप्लाई के लिए चार्टेड बस का भी इस्तेमाल करता। जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है और जो लोग इसके नोट्स को इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे कुल मिला के हमने 6 आरोपी चिन्हित किए हैं, जिसमें से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी होना शेष है। नकली नोट छापने से पहले इसने नकली डीडी बनाई थी। 2003 में भोपाल में नकली डिमांड ड्राफ्ट बैंक के बनाता था और साल 2009 में देवास में फर्जी डीडी बनाकर गाड़ी भी फाइनेंस करवा ली थी, लेकिन पकड़ा गया। फर्जी नोट बनाने के मामले में 2 दिन पूर्व अन्नपूर्णा थाने में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें पूछताछ के दौरान में कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि ये इससे पहले देवास में और भोपाल में फर्जी डिमांड ड्राफ्ट बनाने के केस में इनको सज़ा हो चुकी है और ये जेल में भी रह के आए हैं। इनसे पूछताछ लगातार जारी है और इनके आपराधिक रिकॉर्डों को सर्च किया जा रहा है। इसके बाद आरोपी ने नोट छापने का काम शुरू किया। उसने महंगे प्रिंटर से बैंक फाइनेंस करने के बाद ये प्रिंटिंग का काम शुरू किया था, जिसमें कर्जा उतारने की कहानी भी सामने आई। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये चीज़ इनके ऊपर ज़्यादा कर्जा होने के कारण और इस नाम से जो दूसरा नाम लिया है ताकि उससे पकड़ा ना जा सके, और इस कारण से इसने दूसरी आइडेंटिटी बनाई थी। अब सवाल ये कि आखिर इस गैंग में और कितने किरदार हैं, कितने राजदार हैं, कहां-कहां खपाए गए ये नकली नोट? तहकीकात जारी है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अदालत की दहलीज से आया यह फैसला नजीर है। फैसले से पहले मामला सुन लीजिए। 3 साल पहले एक महिला ने एक शख्स पर रेप की एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस केस में उस शख्स को 5 महीने 10 दिन जेल में गुजारने पड़े। सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग गई, सो अलग। लेकिन 3 साल बाद सच सबके सामने आया कि रेप का यह केस तो झूठा है। मेरे साथ दरिंदगी हुई। झूठी एफआईआर, झूठी गवाही, बदलते बयानों ने खोला राज। 3 साल एक बेगुनाह। तीन साल बाद मिला इंसाफ। ये अदालत आपको बाइज्जत बरी करती है। अदालत की बाहर लिखी इस लाइन को पढ़िए, न्याय सबके लिए। महज लाइन नहीं है ये, अदालत की दहलीज से एक बेगुनाह को इंसाफ मिला है, जिस पर इल्जाम लगाया गया था दरिंदगी का, अस्मत को तार तार करने का। लेकिन वही आरोपी दोष मुक्त हुआ। अदालत से फैसला आया और कहा गया ये अदालत आपको बाइज्जत बरी करती है। 27/12/2020 को पिपलोद थाने में इसने दिनेश के खिलाफ ये रिपोर्ट लिखाई थी कि वो जब खेत में गई थी
तब उसके साथ में दिनेश ने उसके साथ मारपीट करी और उसके साथ बलात्कार किया। पिपलोद में इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करके अभियोग पत्र पेश किया था। खंडवा कोर्ट से आया ये फैसला नजीर भी है। पहले पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल 28 दिसंबर 2020 को खंडवा के पिपलोद थाना इलाके में रेप की एफआईआर दर्ज हुई। 51 साल की महिला ने जो इल्जाम लगाया था उसे सुनिए। महिला उस वक्त फरियादी थी जिसने कहा था जब वो खेत पर काम कर रही थी तब उसके साथ मारपीट की गई। इल्जाम लगाया गया था दिनेश नाम के शख्स पर। आरोप घिनौना था, महिला को बेआबरू करने का, अस्मत लूटने का। पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी दिनेश की गिरफ्तारी हुई, लेकिन 3 साल बाद जो सच सामने आया वो हैरान कर देता है। पीड़िता के जब बयान हुए थे तब उसने मुख्य परीक्षा में अभियोजन घटना का समर्थन किया था, लेकिन प्रति परीक्षण में उसका ये कहना था कि उसके पति और बेटे ने उसके साथ मारपीट की थी, इसलिए उसने मजबूरी में रिपोर्ट लिखाई थी। उसके बाद में न्यायालय ने फिर उसको कॉल किया था दूसरी बार, तब उसने कोर्ट में आकर के बताया कि वो अभी वर्तमान में आरोपी के साथ ही पत्नी के रूप में रह रही है और उसने कोर्ट में यही बताया कि उसके साथ ऐसी कोई घटना दिनेश ने नहीं की थी। मेडिकल रिपोर्ट से भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वाकई में आरोपी ने दुष्कर्म किया है। इधर कोर्ट में महिला बार बार बयान बदल रही थी। इस बीच एक और बात सामने आई। महिला ने जिस शख्स पर रेप का आरोप लगाया था वो इसके साथ रह भी रही थी। सवाल था आखिर क्यों अदालत को गुमराह किया जा रहा था। फिर जो सच सामने आया उससे सुनिए। रेप का आरोप झूठा था। इस पर माननीय न्यायालय ने आरोपी दिनेश को माननीय श्री प्रकाश चंद्र आर्य स्पेशल कोर्ट एट्रोसिटी एक्ट ने कल निर्णय पारित करते हुए आरोपी दिनेश को 22 जद बरी किया और इस महिला के विरुद्ध असत्य गवाही देना मानते हुए परिवाद माननीय सीजीएम न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ऐसे आदेश कोर्ट बहुत कम करती है और कई सालों बाद एक ऐसा आदेश हुआ है जिससे माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि इस तरह से समाज में जो घटनाएं हो रही है और झूठी रिपोर्टें लगातार बढ़ रही है उस पर एक अंकुश लगेगा, इसलिए कोर्ट ने आदेश उस मंशा को देखते हुए कोर्ट ने आदेश किया है। इस केस में बेकसूर, निर्दोष, बेगुनाह दिनेश को 5 महीने 10 दिन जेल में गुजारने पड़े। सामाजिक प्रतिष्ठा अलग दांव पर लगी। कोर्ट ने न सिर्फ दिनेश को बाइज्जत बरी किया, कानून का दुरुपयोग करने वाली महिला पर बार बार बदलते बयान पर परिवाद दायर करने का आदेश कोर्ट ने दिया। खंडवा से अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 68 दिन से एक लाश की तलाश है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया बीजेपी नेता सना मर्डर मिस्ट्री को, जिस केस में मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे है। इस केस में 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 68 दिन बाद भी बीजेपी नेता सना खान की लाश का कोई सुराग नहीं। आखिर कब खुलेगा राज? क्यों खाली हैं कानून के लंबे हाथ? सना खान एक पहेली, सना मर्डर मिस्ट्री एक राज। पुलिस की 4 थ्योरी, नतीजा 0। अड़सठ दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ। ऑपरेशन तलाश, तारीख 2 अगस्त और तारीख 11 अक्टूबर। बीजेपी नेता सना खान मर्डर मिस्ट्री को करीब 68 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक सना मर्डर मिस्ट्री में कई राज दफन है। सबसे बड़ी पहेली तो लाश बन गई है। कातिल सलाखों के पीछे है, लेकिन लाश का सुराग अब तक नहीं मिला है। कई दिनों से इस केस में कोई हलचल भी सुनाई नहीं दी, लेकिन इसी बीच सूत्रों की माने
तो जबलपुर में फिर नागपुर पुलिस पहुंची। लॉर्डगंज से 2 व्यापारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। अब सवाल है कि आखिर क्यों? तो फिर से इस मर्डर मिस्ट्री के पन्ने पलटते हैं। पुलिस की उन थ्योरियों को बताते हैं। मृतक सना खान की लाश की तलाश में कैसे एड़ी चोटी का जोर पुलिस ने लगाया, लेकिन अब तक 68 दिन बाद भी सना खान की लाश मिली नहीं। दरअसल 2 अगस्त को जबलपुर के राजल टाउनशिप में ढाबा संचालक अमित साहू के मकान में आरोपी अमित साहू ने कबूल किया था कि उसने सना की हत्या की। कबूल ये भी किया था कि लाश को कार में रखा और हिरन नदी में फेंक दिया। इस केस में एक महिला ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि उसने लाश को देखा है। लाश को मकान में देखा था, लेकिन ये लाश किसकी थी उसे नहीं पता। इधर हिरन नदी में लाश की तलाश अब भी जारी है। हिरन नदी के आसपास के गांव में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ हुई। यहाँ तक कि लाश का पता देने पर 1 लाख के इनाम का ऐलान भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सुराग नहीं मिला। हरदा में कुएं में मिली अज्ञात लड़की की लाश पर पुलिस को शक था, लेकिन वो लाश भी सना की नहीं निकली। जबलपुर के राजल टाउनशिप में आरोपी अमित साहू के घर मिले खून के सैंपल से सना की मां का डीएनए मैच हुआ था। ये भी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। यानी कुछ थ्योरी खारिज हुई और कुछ का नतीजा 0 है, लेकिन लाश का राज अब भी राज ही है। और अब व्यापारियों से पूछताछ की ये कहानी क्या है? जबलपुर से पवन पटेल और नागपुर से रवि गुलकरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ क्रिमिनल्स में इतना ही। कैंडी क्रश पर